आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने एम्प्लॉय ना बन के खुद का बॉस बनना चुना, यानी कि एम्प्लॉय बनने को छोड़कर उन्होंने एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देखा और आज वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। ये शख्स है नवीन मिश्रा, जो आप अभी जिनसे मिलेंगे, जिनकी बातें सुनेंगे और ये सीखेंगे कि आखिर कैसे 12 लाख रुपए पे करने वाली जॉब को उन्होंने छोड़कर एक एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देखा और आज वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। और साथ ही हमने ये टिप्स भी मांगी हैं कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो वो क्या करे। तो जितने भी यंग बच्चे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं वो इस पूरे प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखें। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं नवीन मिश्रा सर, जिनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। सर वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और जैसे आपके बारे में हमने पढ़ा, आपके बारे में जाना कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और जो प्रिंटर्स होते हैं उनकी उसकी दुनिया में आपने एक बहुत बड़ा नाम कमाया है। स्टार्टिंग से जानकारी लेते हैं, लेकिन इससे पहले आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। कैसे क्या स्टार्ट हुआ, कहाँ से आया सब कुछ? बेसिकली मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरे यहाँ कोई भी बिजनेस में नहीं है। सब लोग सर्विस बैकग्राउंड से हैं। ठीक है। मेरे फादर खुद जॉब में थे। मेरे जो चाचा हैं वो एक डॉक्टर हैं, और जो सबसे छोटे वाले मेरे जो चाचा हैं वो भी सर्विस में, गवर्नमेंट सर्वेंट है वो। तो हमारे बैकग्राउंड में कहीं पे भी बिजनेस नहीं था, मतलब हमारे ब्लड में था ही नहीं बिजनेस। अच्छा। बट जब मैं जॉब करने लगा, मैंने फर्स्ट जॉब स्टार्ट की थी 2006। ओके। ठीक है, 2006 से मैं जॉब कर रहा था। तो जब मैंने जॉब स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि जॉब के अंदर ना आपको हर जगह ये चीज बतानी पड़ेगी बार बार कि आपको छुट्टी क्यों चाहिए, लेट क्यों हो गए। बिल्कुल ठीक है, एक्सक्यूजेस। हाँ, आपको सैटरडे भी आना है, संडे भी आना है। तो आपकी अपने कोई मर्जी नहीं चलनी थी वहां पे। और मैं ऐसा कभी बचपन से था ही नहीं। मैं हमेशा, अगर आप मेरे बचपन की बात करें ना, मैं एकदम फ्री रहने वाला, मस्ती में रहने वाला लड़का रहा हूँ। तो मेरे लिए वो चीज बड़ी अननोइंग थी कि ऐसा क्यों है। तो मुझे लगा कि नहीं यार, लीग से हटके कुछ करना है। मैंने अपने पेरेंट्स को भी देखा था, मतलब वो जिस तरह मेरे फादर ने 92 से और अभी तक वो नाइट की शिफ्ट कर रहे थे। ओके। तो वो इसलिए क्योंकि जॉब में थे, राइट। आज मैं अगर उनको बोलता हूँ कि आप दिन का शिफ्ट ले लो, तो वो उसमें कंफर्टेबल ही नहीं है। ओके। वो नाइट की शिफ्ट में कंफर्टेबल है। ठीक है, तो एक जॉब करते 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 ना उनका बॉडी भी वैसा ही हो गया है कि अब उनको रात में ही जगना है। हाँ, रात में ही जगना है। तो ये चीज ना मैंने देखी, मुझे लगा कि नहीं यार, ये चीज गलत है। क्योंकि हम लोग पैसा क्यों कमा रहे हैं? टाइम। ठीक है, और हम लोग सोचते हैं कि एक टाइम के बाद हमारे पास बहुत टाइम होगा, बट जॉब में रह के वो पॉसिबल नहीं है। मैंने देखा हुआ है, मैंने हर किसी को देखा है जो ये सोचता है कि यार जब मैं अच्छे लेवल पे जाऊंगा मेरे पास टाइम होगा। बट उस समय मैं देखता हूँ कि जो उनके पास 2-3 घंटे बचते थे ना, वो भी खत्म हो जाते थे, वो भी वो जॉब को दे रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है मेरे आसपास। तब मैंने 2013 में ये डिसाइड किया कि नहीं, मुझे जॉब छोड़नी है। और जब मैंने जॉब छोड़ा तो मैं एक डिसेंट जॉब कर रहा था, अच्छा पैसा कमा रहा था वहां पे। और अभी मेरी शादी हुई थी फैब में। और मैंने अप्रैल में डिसीजन ले लिया कि मुझे जॉब छोड़ना है। ओके। क्या जॉब करते थे आप? मैं एडमिन में था, मतलब उससे पहले मैं आईटी में था। ओके। फिर मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ और उसके बाद मैं एडमिन में चला गया। और एक अच्छे कंपनी में मैं अच्छे लेवल पे था, एडमिन हेड था मैं। तो अच्छा खासा पैसा उसमें बना रहा था, मतलब अप्रॉक्स 80-90 मेरा मंथली सैलरी था उस समय। बट मुझे फिर भी वही था कि मुझे वो जॉब इसलिए नहीं करनी थी क्योंकि वहां पे अब मेरे वाइफ को कहीं घूमने जाना है, राइट। मैंने ये सब सोचा था कि अगर मैं जॉब में रहूंगा तो मैं हर एक चीज नहीं पूरी कर सकता। तो बॉस से पूछो, वो छुट्टी नहीं देगा, फिर क्या करना है यार, नहीं फिर लड़ाइयाँ होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना हो मेरे साथ, जो मैं देखता आया हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया, तुरंत डिसाइड कर लिया, मैंने बिल्कुल लेट नहीं किया शादी के बाद कि नहीं यार, मेरे को जॉब नहीं करनी, मुझे बिजनेस करना है। ओके। और आपने कहा बैकग्राउंड नहीं रहा, तो ये कहाँ से चीजें आई? मतलब कोई फ्रेंड होगा, कुछ कोई तो होगा जहाँ से आपने देखा कि नहीं ये किया जा सकता है, मैं बाहर निकल सकता हूँ उस चीज से? नहीं, कोई नहीं था ऐसा। मतलब इवन जब मैंने जॉब छोड़ा तो मेरी फैमिली पूरी तरीके से अगेंस्ट थी मेरी।
ओके, मतलब फैमिली ने भी साथ नहीं बिल्कुल उस समय बिल्कुल साथ नहीं दिया। ओके। और जब मैंने जॉब छोड़ा, क्योंकि अभी नई नई शादी हुई थी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और मुझे कुछ टाइम बाद पता चला कि मैं मतलब फादर बनने वाला हूँ। ओके। तो उस समय अब आप बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेस करने का मतलब ये नहीं कि आपने आज बिजनेस स्टार्ट किया और अगले दिन से आपका अकाउंट में पैसे आने लगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस मैंने देखे 4-5 साल जो मेरा उस समय बीता है 2013 के बाद से, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करना, बहुत अप एंड डाउन देखे, बहुत क्राइसिस देखे। हाँ, उस समय मेरी वाइफ, मेरे मदर, मेरे फादर, सबका सपोर्ट रहा। ओके। तभी मैं उससे बाहर निकल पाया, क्योंकि वो जो टाइम था ना, मैं जब मॉर्निंग में उठता था, आप खुद सोचो 2006 से 2013 तक मैं कंटिन्यू जॉब कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरा क्या रोल है। ठीक है, और आप एकदम से उठ रहे हो अप्रैल में सुबह सुबह, आपको पता ही नहीं आपको कहाँ जाना है, क्या शुरू करना है, कहाँ से स्टार्ट करो, कुछ नहीं पता। तो फिर कहते हैं कि जब आप निकलते हो मंजिल की तलाश में, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिखाई देता है। तो ऐसे ही हुआ, मैंने आरओ का बिजनेस स्टार्ट किया, एक हमारे पांडे जी थे, उनके साथ मिलके। तो उसमें मैंने अच्छा काम किया, उनके साथ जितना टाइम रहा मैंने काफी सीखा कि किस तरीके से बिजनेस होता है, अकाउंटिंग कैसे होती है, सेल्स कैसे होता है। मैं सेल्स में हमेशा ऐसा ही अच्छा था कि मैं बोलता बहुत हूँ, मैं बोलने में बहुत, मतलब मेरे से अगर कोई अननोन बंदा बैठ जाएगा तो आधे घंटे बाद उसको लगेगा कि वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। हाँ, तो मैं बोलता बहुत हूँ। तो सेल्स मेरा हमेशा से अच्छा था। तो उनके साथ मैंने 1-2 साल मैं उनके साथ रहा। फिर एक बचपन का दोस्त, मेरा स्कूल फ्रेंड, ठीक है, वो मुझे मिला। फिर हमने सोचा चलो यार इससे कुछ हटके करते हैं। वो मेरा सबसे गंदा एक्सपीरियंस रहा। ओके, मतलब बचपन के फ्रेंड के साथ। हाँ, वो मेरा सबसे गंदा एक्सपीरियंस रहा। मैंने मतलब अपने कहते हैं ना कि अपने जितनी मेरे को नॉलेज थी, मैंने उसके हिसाब से कंपनी स्टार्ट की। मेरा ऑफिस सेक्टर 65 में था, मतलब अच्छा कर रहे थे उस समय। लेकिन मैं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं और जो कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से उनको ये चीज कहना चाहता हूँ कि आप जो करो अकेले करो। ठीक है, प्रॉफिट आपका, लॉस आपका। ठीक है, बट जब आप 2 यूनिट होते हो, यानी जब आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, तो आप हमेशा याद रखना कि एक यूनिट हमेशा अच्छा काम करती है और एक यूनिट थोड़ी सी कम होती है उससे, कभी इक्वल नहीं चलेगा। तो पार्टनरशिप में वो एक्सपीरियंस मेरा इतना खराब था कि 7 से 8 लाख का मेरा लॉस हुआ। और वो मेरा जो दोस्त, मेरा जो बचपन का सो कॉल्ड फ्रेंड था, वो अमाउंट सब वो लेके चला गया। थोड़ा डीप में जाते हैं, क्या बिजनेस था, कैसे क्या चीज हुई, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल बताता हूँ। हम लोगों ने सोचा उस समय जो एक टाइम था ना, वो एक कैमराज, सीसीटीवी कैमराज, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोमेट्रिक्स, वीडियो डोर फोन, 2014-15 का जो टाइम था, उस समय इसका बहुत क्रेज था। ठीक है, बहुत लोग धीरे धीरे ना पता चल रहा था उनको कि हाँ सीसीटीवी कुछ होता है। तो हर किसी को चाहिए था वो, हर किसी को अपने, किसी को शॉप में लगाना था, किसी को घर में लगाना था। ऐसे भी लोग मिले जिनको बेडरूम में भी लगवाना था, बट हमने कभी वो काम नहीं किया। वो हिडन कैमरास वगैरह भी वो हमसे बात होती थी, हमने कभी नहीं किया। तो हम लोगों ने अच्छा काम किया। मैंने करोल बाग से शुरू किया था। हमने एक छोटा सा ऑफिस अपना करोल बाग में स्टार्ट किया था। और मेरी एक आदत थी, या फिर आप ये समझो कि ये बैड हैबिट है मेरी, कि मैं थोड़ा सा ना फ्रंट फुट पे खेलता हूँ हमेशा। अच्छा, हमेशा आगे रहता हूँ। जो मेरा दोस्त था वो पीछे रहता था, मैं हमेशा आगे रहता था। अगर मैं किसी से मिल रहा हूँ तो वो मुझे ही जानता है। अच्छा, ओके, ठीक है। अगर मैं कोई घर रेंट पे ले रहा हूँ तो वो मुझे ही जानता है। अगर मैं कोई माल उठा रहा हूँ तो वो मुझे ही जानता है। और हर जगह मेरे ही साइन चल रहे थे और सब मुझे ही जानते थे, नवीन जी, नवीन जी, नवीन जी। तो जब पैसे लेने देने की बात होती थी तो कहीं उस लड़के का नाम नहीं आता था। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, कोई बात नहीं, ठीक है, बट उसका नाम कभी नहीं आता था, हमेशा मेरा ही नाम आता था, क्योंकि मेरे को लगता था कि चलो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठा रहा हूँ, मैं करूंगा। एक टाइम ऐसा आया, हमने जब यहाँ पे ऑफिस स्टार्ट किया था सेक्टर 65 में, तो अच्छा खासा स्टाफ था हमारे पास, बढ़िया काम चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा। दिवाली का टाइम आया, ठीक है, तो दिवाली के टाइम पे मुझे लगा कि यार जो हमारे साथ एम्प्लॉइज हैं, अप्रोक्स 10 लोग हमारे साथ काम कर रहे थे उस समय, मैं 2015-16 की बात बता रहा हूँ आपको। तो मुझे लगा कि यार ये जो एम्प्लॉइज हैं इनको गिफ्ट वगैरह, बोनस वगैरह देते हैं। और मुझे ये था कि मेरे फ्रेंड के पास वो पैसे हैं, ठीक है। मैं क्या करता था, मैं मार्केट में जाता था, मैं काम लेकर आता था, और वो क्या करता था, वो कलेक्शन का काम था, उसको पैसा उठाता था वो। ओके। तो मुझे ये था कि चलो उसके पास इतना अमाउंट है और अपने को प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जब मैंने उससे ये चीज कही कि यार चलो कुछ अमाउंट लेकर आ, देना है एम्प्लॉयज को, तो उसने बोला यार अमाउंट तो है नहीं, वो फादर की तबीयत खराब थी, वो पैसा हमने वहां लगा दिया। ओके।
फिर भी मैंने 10% इंटरेस्ट पे 2 लाख रुपए उठाए, यानी 1 लाख का 10,000 रुपए, वो इंटरेस्ट भी मैंने पे किया, वो अमाउंट भी मैंने पे किया, क्योंकि वो बैकफुट पे चला गया। और उसने भी मुझे कहीं से पैसे उठा के दिए थे। ओके, मतलब आपके ही कमाए पैसे आपको ना मिलके कहीं से और उसने भी मुझे उठा के दिए थे कहीं से पैसे इंटरेस्ट पे, जब जरूरत थी कंपनी को, वो भी पैसे मैंने पे किए। और जो पैसे थे वो जो गए वो तो चले ही गए। तो मेरे लाइफ का ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था और बहुत बड़ा लेसन था कि आप जो करो अपने दम पे करो। उसके बाद फिर मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई 2017 में। ठीक है। और उसमें बाहर का कोई नहीं है, डायरेक्टर घर के ही हैं हमारे। और उसके बाद हम ग्रो कर रहे हैं। और जो मेरे साथ था वो आज आई थिंक एक जनरल स्टोर चला रहा है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अगर आज वो मेरे साथ होता, लॉयल्टी के साथ होता, ईमानदारी के साथ होता, एक कंपनी चला रहा होता वो, ठीक है, उसके पैन इंडिया पे अच्छे खासे कस्टमर होते हैं, बट आज वो एक जनरल स्टोर चला रहा है। तो वो उसका थॉट प्रोसेस है जैसा वो सोचता था। तो मैं हमेशा अपने जितने भी नए लोग जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं ना, हमेशा बोलता हूँ, आपके पास 10 रुपए हो, चाहे 1 लाख रुपए हो, चाहे 10 करोड़ हो, आपका बिजनेस है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ठीक है। आप कोशिश करो कि आप खुद करो, या फिर फैमिली से अपनी वाइफ को ले लो, अपने फादर को ले लो, वो ज्यादा अच्छा है। बट जब बाहर का कोई इस तरीके से करके जाता है तो आपको ज्यादा पेन होता है उस समय, क्योंकि आपने बहुत ट्रस्ट किया होता है उसके ऊपर। बिल्कुल। तो ये लाइफ का बहुत बड़ा लेसन था मेरे, जो मैंने सीखा। उसके बाद फिर मैंने कभी पार्टनरशिप के बारे में या किसी चीज के बारे में कभी नहीं सोचा। ठीक है। और वो जो दौर था, जो वो गए और उसके बाद आपने प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट किया, उस बीच का दौर कैसा रहा? बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि जब आप फैमिली में होते हो, और मैं, मेरी वाइफ, मेरे पेरेंट्स, हम लोग सब साथ में रहते हैं, आज भी साथ में ही रहते हैं और हमेशा साथ में ही रहेंगे, मतलब हम उनके साथ ही रहेंगे अपने पेरेंट्स के। तो मैं बहुत लकी मानता हूँ खुद को कि हमारे पेरेंट्स, हम उनके साथ रह रहे हैं। तो होता क्या है ना, जब आप फैमिली में होते हो तो जवाबदेही आपकी बनती है हर किसी को, ठीक है। आपने कितना लगाया, कितना कमाया, ये बताना पड़ता है। और जब ये सारी चीजें हुई, मेरी फैमिली ने ना मुझे कहीं ना कहीं मना भी किया था कि तू मत कर ये चीज होता है, ऐसा देखा है उन्होंने। बट मुझे लगा नहीं यार, मेरे बचपन का दोस्त है, स्कूल फ्रेंड है, क्यों करेगा ऐसा मेरे साथ। बट वो सारी चीजें हुई और उसके बाद आपको बहुत सुनने को मिलता है, राइट, बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है। इवन फ्रेंड्स भी आपको सुना रहे होते हैं, फैमिली में जिनका सपोर्ट था वो भी कहीं ना कहीं ये चीज बोल रहे होते हैं। तो वो टाइम जो था मेरे लिए, वो बहुत डिफिकल्ट टाइम रहा मेरे लिए। बट हिम्मत मिली, जो लोग मुझे सुना रहे हैं, सुबह सुनाते हैं, शाम को वही लोग मेरे साथ बैठ के मेरे को समझाते भी हैं। तो ये जो फैमिली होती है ना, ये आपको किसी भी चीज से बाहर निकाल सकती है। सुनाया भी, सुबह मुझे मेडिसिन भी दिया और शाम को बोल रहे कि नहीं तू ठीक हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, तू आगे बढ़। बहुत बार ऐसा हुआ कि मेरे जीजा जी हैं, उनका बहुत सपोर्ट रहता है, उन्होंने मेरे को बोला कि अब तू छोड़ दे इसको, तेरे लिए जॉब, तू आज बोलेगा आज जॉब मिल जाएगी तेरे को, तो छोड़ दे। बट मेरा मानना ये था कि जब आपने एक कदम आगे बढ़ा लिया, ठीक है, वो तो आना ही है। जॉब में क्या सिक्योरिटी है आज की डेट में? बिल्कुल कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो मेरा मानना ये था कि जब आपने एक आगे अपने कदम बढ़ा लिए हैं तो फिर पीछे नहीं हटा सकते। मैं बहुत कमिटेड था अपने इस चीज को लेकर, और वही रीजन है कि आज भी मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मुझे बहुत प्यार मिलता है, मेरे कस्टमर से मुझे बहुत प्यार मिलता है। मेरे 90% कस्टमर्स तो मुझसे मिले भी नहीं है, ठीक है, मुझे इतना रिगार्ड्स देते हैं, इतना मानते हैं, हाँ, वर्चुअली। और हम लोग कोशिश करते हैं कि कभी कभी वीडियो कॉल के थ्रू हम लोग जितने भी लोग हैं वो मिले। अभी कुछ टाइम पहले भी हमने ऐसा सेशन किया था। तो बहुत प्यार मिलता है, यही चाहिए। आप पैसा तो बना ही रहे हो ना, पैसा तो कोई भी बना रहा है, लेकिन जो ये प्यार है, उड़ीसा का बंदा मेरे को बैठ के बोल रहा है, नवीन सर मैं बहुत लकी हूँ कि आपके साथ जुड़ा, मतलब मेरे लिए ये लाइन बहुत मैटर करती है। बिल्कुल, राइट। तो मेरा जो बिजनेस का जो सपना था वो मैंने पूरा किया, और दूसरा सपना कि लोग मुझे प्यार करें, वो पूरा हो रहा है। बिल्कुल, और क्या चाहिए। बिल्कुल। और अभी जो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो क्या करती है, इसके बारे में कुछ हमें बताइए आप। जब मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट की तो उस समय हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज का ही काम करते थे। और प्राइवेट लिमिटेड करने का एक रीजन ये था कि कुछ कंपनीज, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, वो डील करती हैं ऐसे वेंडर्स के साथ जो प्राइवेट लिमिटेड वेंडर्स हैं, ठीक है। तो ऐसी एक कंपनी थी हमारे पास जिनका जो रिक्वायरमेंट था वो यही था कि हम आपके साथ तभी काम करेंगे जब आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होगी। ओके। तो मुझे लगा कि यार कब तक हम प्रोप्राइटरशिप में छोटे छोटे काम करते रहेंगे।
हमें भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और उसके बाद फिर एक मेरे जानने वाले थे, उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने हेल्प की मुझे इस चीज़ में, इसको प्राइवेट लिमिटेड करने में काफ़ी हेल्प की। और उन्होंने वो कंपनी बनाई हमारी, और आज भी वही देखते हैं हमारी कंपनी को, बहुत अच्छे तरीके से टेक केयर कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो मुझे ये चीज़ वाकई में रियलाइज़ हुआ कि मतलब अगर आपको ग्रो करना है लाइफ में, तो आपको मार्केट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है, अगर मैं प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहा होता तो शायद मैं एक सिटी के अंदर ही काम करता हुआ रह जाता। लेकिन आज की डेट में 8,000 से भी ज़्यादा कस्टमर हमारे पूरे पैन इंडिया पे, भारत के अंदर। तो उनके साथ काम करने का मजा ही कुछ और है, और ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग प्राइवेट लिमिटेड नहीं होते, तो शायद ये पॉसिबल नहीं होता। प्राइवेट लिमिटेड होना बहुत जरूरी इसलिए है कि वो भी डिपेंड करता है कि आपका काम कैसा है। अब आप एक जनरल स्टोर चला रहे हो और आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लेके बैठ जाओगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि कस्टमर आपके आसपास का आ रहा है। मेरा जो विजन था वो अलग था, मुझे सिर्फ दिल्ली एनसीआर में काम नहीं करना था। ठीक है, मुझे घूमने का बहुत शौक है और अलग अलग लोगों से मिलने का बहुत शौक है। तो जब मैं अलग अलग लोगों से बात करता हूँ ना, तो उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे असम से मैं अगर किसी से बात कर रहा हूँ, उड़ीसा में बात कर रहा हूँ, पौंडीचेरी में बात कर रहा हूँ, करगिल में बात कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में बात कर रहा हूँ, हर जगह मेरे कस्टमर्स। ठीक है, और वो जब वो प्यार देते हैं, जब वो सम्मान देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्राइवेट लिमिटेड तो एक जरिया था मुझे इन लोगों तक पहुंचाने का। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर आप एक लेवल ऊपर उठ के काम करना चाहते हैं, तो आपके पास प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए, जिससे आप एक बड़ी कंपनी के साथ भी बैठ के काम कर सकें। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट होगी अगर एक नया एंटरप्रेन्योर कुछ इस तरीके का सोच रहा है तो। ठीक है, और इंडियन गवर्नमेंट भी आजकल एंटरप्रेन्योरशिप को काफी ज्यादा बूस्ट करने के लिए बोल रही है, तो आपको क्या लगता है एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया के लिए क्या ऐसा फ्यूचर है? आप खुद देख लीजिए उठा के, जब मोदी जी नहीं थे और आज मोदी जी हैं, कितने सारे चेंजेस हुए हैं। मतलब एंटरप्रेन्योर के बारे में कौन ही जानता था, मैं तो ये वर्ड भी नहीं जानता था जब तक मोदी जी नहीं आए थे। मोदी जी के आने के बाद ये वर्ड मुझे पता चला कि एंटरप्रेन्योर कुछ होता है, और 2-3 महीने तो मुझे बोलने में लगे इसको, सीखने में। राइट, है ना, हर कोई बिजनेस बोलता था कि भाई क्या करते हो, बिजनेस करते हो। राइट, एंटरप्रेन्योरशिप आज की डेट में ना लोगों के खून में दौड़ रहे। जो नया यूथ है, इवन मैंने कई सारे सेशन किए गवर्नमेंट स्कूल्स में, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में मेरे मोटिवेशनल सेशंस हुए हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर मेरे सेशंस हुए हैं। तो वहां पे मैंने बच्चों के अंदर देखा। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ इंडिया के अंदर एक कल्चर है कि आपको जो एजुकेशन दिया जा रहा है, उस एजुकेशन के अंदर आपको एक नौकर बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, आप कभी भी देखिए, आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो कि आपका बच्चा एक आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग कहीं नहीं दी जाती, ना घर पे दी जाती है, ना स्कूल के अंदर दी जाती है, ना कहीं बाहर दी जाती है। रीजन, इनको लगता है कि इनसिक्योर फील्ड है, यहाँ पे पैसा नहीं है, यहाँ पे मेरा बच्चा गया तो इनसिक्योर ही रहेगा। जॉब में गया तो वहां पे ये तो पता है कि भाई इतने से इतने तक नौकरी करनी है, 31 तारीख को सैलरी आ जाएगा मेरे बच्चे का। राइट। ठीक है, बट वो ये भूल जाते हैं कि अगर वो एक अपने फील्ड में आगे बढ़ जाता है तो 10 ऐसे लोगों को अपने आप नौकरी पे रख सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो हमारा फोकस इस तरफ नहीं है। आप अदर कंट्रीज में जाएं, अगर मैं बात करूं अमेरिका की, हम लोग बहुत बातें करते हैं, चाइना की बहुत बातें करते हैं। आप चाइना में जाके देखो ना, कितने लोग नौकरी कर रहे हैं। वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप तो बहुत टाइम से बहुत ग्रो कर रहा है। इंडिया के अंदर अब मोदी जी के आने के बाद ही क्यों हुआ, मुझे लगता है कि ये तो हमारे यहाँ 1990 या फिर 2000 से ये चीज के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए था। आज हमारा देश कुछ और होता। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जितने भी पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, जो 10वीं कर रहे हैं, 12वीं कर रहे हैं, उनको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाते हो, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स आ गई हैं, फंड से रिलेटेड बहुत सारे आपके पास स्कीम्स गवर्नमेंट ने आपको दे दिया है। आप बिल्कुल नए हो तो भी आपको फंडिंग हो जा रही है। ठीक है, और वो सारा का सारा गवर्नमेंट देख रही है कि किस तरीके से आपको, अगर आप नहीं भी दे पा रहे हो फंड, तो आप एनपीए नहीं होगे, गवर्नमेंट उसका भरपाई करेगी। जब इतना आपको फैसिलिटीज मिल रही है तो आपको सोचना क्या है, आप आगे बढ़ो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अब तो इतने क्रिएटिव आइडियाज आ गए हैं, हमारे यूथ इतने इंटेलिजेंट, मतलब मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हमारा यूथ घर में बैठे बैठे रोबोट बना रहा होगा। बिल्कुल। ठीक है, तो उसको क्रिएटिविटी को बाहर लेकर आओ, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाओ, बहुत ऑप्शंस है अभी। लेकिन आपने जब काम स्टार्ट किया तो कोई ना कोई आइडिया आपके दिमाग में आया कि अच्छा ये चीज बूस्ट हो रही है, अभी कैमराज या
डीवीडीज, ऐसा कुछ जो है बूस्ट हो रहा है। तो कोई आइडिया आप हमारे यूथ्स को देना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स हैं? देखिए, मैंने भी जब काम स्टार्ट किया था, मतलब बिजनेस में जब मैं आया था, तो मैंने आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम, जो आज की डेट में हर घर में आपको देखने को मिल जाता है, आरओ सिस्टम, तो मैंने ना उसके साथ काम शुरू किया, क्योंकि मेरे एक जानने वाले थे, उनको पता था कि हाँ मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे बुलाया और बताया कि देखो आज की डेट में हर घर में ये लग रहा है। बहुत काम किया मैंने, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो जो बिजनेस है वो सीजनल है। गर्मी में तो बहुत अच्छा चलेगा, ठंड में वो बिजनेस बैठ जाता है, और उसमें सर्विस बहुत ज्यादा है, लीकेज है तो इंजीनियर भेजो, उसमें मेम्ब्रेन चेंज हो गया। प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छी थी उस समय, ठीक है, बट आज की डेट में कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, सर्विस बहुत ज्यादा है। तो मुझे जब मैं अपने फ्रेंड के साथ मिला और हमने जब डिस्कस किया, तो हमने यही चीज डिस्कस करी कि यार ऐसा कौन सा बिजनेस करें जो 12 महीने चले, 12 महीने का बिजनेस हो। तो जो कैमराज है उसका कोई सीजन नहीं है। ओके, सीसीटीवी कैमरा तो आप सर्दी में भी लगा रहे हो, गर्मी में भी लगा रहे हो, बारिश में भी लगा रहे हो, धूप में भी लगा रहे हो, उसका कोई सीजन नहीं है। तो हमारे को लगा कि यार ये चीज अच्छी है, अगर हम इसमें जाते हैं तो इसके अंदर कोई सीजन नहीं है, और मतलब अच्छा बिजनेस मॉडल है। काम करते रहे, फिर ये सारी चीजें हुई जो मैंने आपको भी बताया था। फिर जब मैं खुद करने लगा बिजनेस, तो मुझे लगा कि यार अब जो प्रॉफिटेबिलिटी हमारे को इस बिजनेस में मिल रही थी, ऑनलाइन ने वो खत्म कर दिया। अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे ये कैमरास जितने में हम बेच रहे थे उससे कहीं सस्ता मिल रहा है। अब लोगों ने क्या शुरू कर दिया कि वो मंगाते थे अपने पास अमेजन ऑनलाइन से, इलेक्ट्रीशियन को पकड़ा और उससे उसने लगवा लिया 200, 300, 500 रुपए देकर, तो हमारा काम खत्म। तो अब क्या करें, अब कौन सा बिजनेस करें? तो फिर मैंने बहुत, और ये जो बिजनेस आज मैं कर रहा हूँ, ये एक्सीडेंटली आया था मेरे पास। एक स्कूल था, उस स्कूल के लिए मैं काम कर रहा था, काफी सारे हमने बायोमेट्रिक्स लगाए उसके अलग अलग लोकेशन पे, पैन इंडिया पे काफी सारे स्कूल्स थे उसके। और उसके बाद वहां उनको जरूरत थी एक आईडी कार्ड प्रिंटर की। और मैं जानता था किसी एक पर्सन को जो आईडी कार्ड प्रिंटर यूज करता है, उसके हमने कैमरा लगाया था। मैंने उनको फोन किया, उनसे नंबर लिया, जो बंदा लगाता है आईडी कार्ड प्रिंटर, फिर उनसे बात की, और उसने मुझे एक प्रिंटर पे 6 से 7 हजार रुपए का प्रॉफिट दे दिया। हाँ, तो मुझे लगा यार ये तो अच्छा बिजनेस है। तो फिर तो यहाँ से क्लिक हो गया। हाँ, ये उसने मुझे कई बार कहा कि यार नवीन सर आप कर सकते हो, यार आप कर सकते हो, ये भी काम कर सकते हो। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर धीरे धीरे जब 1, 2, 3, 4, 10 प्रिंटर जब निकलने शुरू हो गए, प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा था उस समय, तो मुझे लगा यार ये बिजनेस तो अच्छा है। दूसरा, इस बिजनेस को आगे तक ले जाने का मेरा मकसद क्यों हुआ कि मैं इसे आगे तक लेकर जाऊं? रिकरिंग रेवेन्यू, मतलब अगर आपसे किसी ने प्रिंटर ले लिया, तो ऐसा तो है नहीं कि 6 महीने में प्रिंटर खराब हो जाएगा। अब उसके जो कंज्यूमेबल्स है, उसकी जो सर्विस है, उसके लिए आप मेरे पास आ रहे हो। उसके कंज्यूमेबल्स के लिए आप मेरे पास आ रहे हो, उसके सर्विस के लिए मेरे पास आ रहे हो, पीवीसी कार्ड्स के लिए मेरे पास आ रहे हो, उसके इंक के लिए मेरे पास आ रहे हो, जो भी वो सारी चीजें भी आप कवर कर रहे हैं, सब कुछ। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर एक कस्टमर मेरा बना 2018 में, तो आज भी जुड़ा है मेरे साथ। रीजन कि उसका प्रिंटर चल रहा है और उसको कंज्यूमेबल्स चाहिए, ठीक है। सर्विस का हम लोग बहुत ध्यान देते हैं, इसीलिए वो कस्टमर आज भी जुड़ा हुआ है। वो चाहे तो लोकल भी ले सकता है वो प्रोडक्ट, बट उसे पता है नवीन सर के यहाँ सर्विस मिल जाती है, चाहे वो वेस्ट बंगाल में बैठा हुआ हो, चाहे वो उड़ीसा में बैठा हुआ हो। उसे पता है कि नवीन सर के यहाँ से अगर हम कॉल करते हैं, आधे घंटे के अंदर कॉल बैक चली जाती है और सपोर्ट मिल जाता है। तो इसी वजह से आज भी हमारे पास वो कस्टमर बार बार रिटेन होता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है हमारे बिजनेस का। तो आपका मतलब कस्टमर सर्विसेज भी अच्छे मतलब मेंटेन करके रखते हैं। हमने स्टार्ट किया था एंड यूजर के साथ ही, मतलब हमारा जो था पहले B2C था, हम लोगों ने पहले B2C रखा हुआ था, अब जाके हमने उसे B2B किया है। तो B2B और B2C दोनों करते हैं हम लोग, और दोनों को ही हम लोग बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। ओके, तो ये तो बात हुई कि आपका क्या बिजनेस है। अब आप मार्केट रीड करते होंगे एज एन एंटरप्रेन्योर। ये होता है कि हम मार्केट में हर चीज देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा आजकल बूम पे चल रहा है, और इन फ्यूचर आने वाले 7 से 8 साल में जो नए एंटरप्रेन्योर है उसमें काम करके बहुत कुछ कर सकते हैं? अब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत अच्छा काम कर रही है इस समय। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपसे AI, है ना, मुझे लगता है आने वाले टाइम में अगर आप खुद को एडुकेट नहीं करते हैं तो AI आपसे आगे निकल जाएगा। ठीक है, ये एक एडवांटेज भी है और एक डर भी है। बिल्कुल। क्योंकि AI ने क्या किया है
एआई ने वो काम जिसके लिए आप 5,000 10,000 रुपए लेते थे खत्म कर दिया, बहुत इजी कर दिया, बहुत इजी कर दिया। और वो काम जिसमें आपको 1 हफ्ता 10 दिन लगता था, वो काम आपको वो मिनटों सेकंड्स में करके दे रहा है। ठीक है, तो एआई मतलब खुद को अपडेट करना पड़ेगा आपको। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। साथ ही साथ सॉफ्टवेयर के अलावा मैं जिस इंडस्ट्री के अंदर हूँ ये भी बहुत बूम कर रहा है। तो मैं हमेशा अपने कस्टमर्स को बोलता हूँ, आपको जुड़ना है मेरे साथ, जुड़ो, मैं बताऊंगा, मैं सिखाऊंगा किस तरीके से आप कर सकते हो। क्योंकि आप देखो, मैं जिस प्रोडक्ट में हूँ ना आज की डेट में, उसको हर किसी को नीड है। बिल्कुल। जैसे हॉस्पिटल्स हैं, मेंबरशिप कार्ड वो प्रिंट करके दे रहे हैं। इसके अलावा आपके कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, कंपनीज हैं, ठीक है, पेट्रोल पंप है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां पे इस आईडी कार्ड प्रिंटर की नीड ना हो। सीएससी सेंटर जो लोग चला रहे हैं, जो आधार कार्ड प्रिंट कर रहे हैं, पैन कार्ड प्रिंट कर रहे हैं, यही प्रिंटर यूज करता है। प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है। अगर आपने कभी, आपको याद हो, आपने आधार बनवाया हो जी, 100 रुपए से नीचे तो नहीं दिया होगा, बिल्कुल नहीं दिया ना। उनकी कॉस्टिंग है 15 से 20 रुपए, सब कुछ मिला के। मतलब इतने बड़े प्रॉफिट मार्जिन पे आप मुझे बताओ कौन सा बिजनेस है जो काम कर रहा है? कोई सा भी नहीं। हम लोग खुद 5 से 10% पे काम कर रहे हैं मैक्सिमम, बट क्योंकि हमारे पास रेगुलर काम है तो हमें वो 5 से 10% सही लगता है। ओके। और कोई अगर प्रिंटर्स की वर्ल्ड में ही आगे बढ़ना चाह रहा है, कोई काम कर रहा है, कहीं फंस रहा हो, तो उसके लिए आप कोई टिप देंगे कि कैसे वो आगे बढ़ सकता है? बिल्कुल, जैसे मेरे बहुत सारे कस्टमर हैं, जो मेरे कस्टमर थे जिन्होंने प्रिंटर लेके स्टार्ट किया, वो अपने पर्सनल यूज के लिए या फिर कमर्शियल यूज के लिए उन्होंने शुरू किया। अब मेरे चैनल पे ना एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने बात की थी कि अगर कोई मेरे साथ जुड़ना चाहता है, तो बहुत सारे कस्टमर्स ने देखा और उन्होंने एज ए डीलर मेरे साथ काम शुरू कर दिया। ओके। अब उनको उस समय तक नहीं पता था कि प्रिंटर पे क्या मार्जिन है, कंज्यूमेबल्स पे क्या मार्जिन है, क्योंकि वो तो मेरे से उस रेट पे ले रहे थे जो हम अपने कस्टमर को देते हैं, एंड यूजर को देते हैं। ठीक है, अब जब उनको वो चीज पता चली है कि नहीं ये एक अच्छा बिजनेस हो सकता है, ठीक है। और हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग जो लीड्स है ना, जैसे अब अभी तक हिमाचल की लीड मैं देखता था, तो अगर मेरा हिमाचल में अपना कोई बंदा बैठ गया तो वो लीड वो बंदा देखेगा। ओके। तो बहुत ट्रांसपेरेंसी रहती है। फिर हम नहीं देखते उसको, जो लोकल बंदा है, जैसे असम में मेरा बंदा बैठा हुआ है तो असम की लीड असम का बंदा बैठेगा, लीड डिस्ट्रीब्यूशन का काम हमारा है। ओके। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो, ठीक है, आपने मेरे से प्रिंटर लिया, परचेस कर लिया, तो आपके ऊपर ऐसा नहीं है कि हमने थोप दिया है कोई चीज। उस प्रिंटर को कैसे निकालना है, ठीक है, कैसे बिजनेस जनरेट करना है, ट्रेनिंग पार्ट, वो सब कुछ हमारा होता है। लीड जनरेशन से लेके ट्रेनिंग पार्ट, किस तरीके से आप उस बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, सब कुछ हम लोग करते हैं। हम करके देते हैं। ट्रेनिंग का काम भी कर रहे हैं? ट्रेनिंग बिल्कुल, हम लोग देते हैं ट्रेनिंग अपने जो भी नए हैं, जिनको आइडिया नहीं है उस चीज के बारे में, बताना पड़ेगा आपको। नहीं बताओगे तो फिर वो नहीं कर पाएंगे और फिर आपको लगेगा कि यार मेरा बिजनेस मॉडल ही गलत है। राइट। तो एक आइडियल बिजनेस मॉडल क्या होता है? बिजनेस मॉडल की आपने बात की। देखिए, मेरे हिसाब से मैं ये मानता हूँ कि कोई आइडियल बिजनेस मॉडल नहीं होता। समय के हिसाब से चीजें बदलती रहती हैं। ठीक है, अगर मैं आज ये मान के चल लूं कि यही मेरा आइडियल बिजनेस मॉडल है जो मैं कर रहा हूँ, तो मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा आगे। मुझे भी टाइम के अकॉर्डिंग खुद को बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो आइडियल बिजनेस मॉडल टाइम के अकॉर्डिंग आइडियल होता है। मींस कि जिस हिसाब से आपका टाइम है, आने वाले 10 साल में जिस हिसाब से समय बदला है और आपने खुद को बदला है, ठीक है, आपने उस हिसाब से अपने आप को चेंज किया और आप उसी हिसाब से अपने बिजनेस को लेकर चल रहे हो, तो मुझे लगता है कि आप ग्रो कर सकते हो। बट आप बहुत सारे एग्जांपल्स, आप नोकिया को देख लो, सबसे बड़ा एग्जांपल है। उसने अपने आप को नहीं बदला समय के हिसाब से। हाँ, उसने सिम्बियन यूज किया एंड्रॉइड की जगह, खत्म हो गया वो। तो अगर एंड्रॉइड की मार्केट में आज की डेट में जगह है तो आपको एंड्रॉइड के साथ चलना चाहिए। तो आप शायद मार्केट के अंदर बैठे रहते। तो मुझे भी ये लगता है कि अभी जो हम कर रहे हैं, अभी 2-3 साल के लिए तो बहुत अच्छा है, मुझे ऐसा लग रहा है। बट अब ऐसा मैं नहीं कह सकता कि ये आइडियल बिजनेस है मेरा, मैं इसे 10 साल तक लेके जा सकता हूं। बदलना पड़ेगा खुद को। राइट। और अब ये बिजनेस की बात पे आ गए, लेकिन हमने अभी तक तो हमारे यूथ्स को बहुत ज्यादा इनकरेज कर दिया कि बिजनेस कीजिए, लेकिन सबसे बड़ा ये भी है कि हमें एक इन्फॉर्मेशन भी देनी है रिस्क फैक्टर को लेकर, कि एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। आपने झेला होगा, आपने देखी है सारी चीजें, तो उसके बारे में मुझे कुछ बताइए। एक तो आप बता चुके हैं कि किसी पे विश्वास ना करके इंडिविजुअली आप आगे बढ़िए, दूसरा क्या चीज हो सकता है? दूसरा सबसे बड़ा है कैपिटल, पैसा। ओके। ठीक है, आज जो हमारी फैमिलीज हैं वो अपने बच्चों को इसी वजह से बिजनेस नहीं करने देना चाहती, पैसे। राइट। उनको लगता है कि पैसा डूब जाएगा।
और बहुत सारे एक्सपीरियंस उन्होंने देखे भी होते हैं। राइट। चाचा ताऊ, किसी ने स्टार्ट किया, नहीं कर पाया, बिजनेस में पैसा डूब गया। तो सबसे बड़ा जो मुझे लगता है जो रिस्क फैक्टर है ना, वो है कैपिटल, आपका पैसा, आपकी मनी, आपका मनी। और मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ, देखो आज की डेट में, हमारे टाइम पे तो इतने ऑप्शंस नहीं थे, है ना। कैपिटल के लिए बहुत मारा मारी थी, पैसे के लिए बहुत मारा मारी थी। बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। आप निकलो, एमएसएमई है, एमएसएमई के थ्रू जाओ, आपको कैपिटल मिल जाएगा और रिस्क फ्री है, कोई रिस्क नहीं है। 50 लाख तक गवर्नमेंट आपको देने को तैयार बैठी है। 50 लाख कम अमाउंट नहीं होता। अगर आप उसको यूटिलाइज कर लेते हो अच्छे से, तो मुझे लगता है कि 4-5 साल में आप एक अच्छा मकाम पे होगे, क्योंकि बहुत सपोर्ट है इस समय गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट चाहती ही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर बने, वो चाहे एक छोटी सी शॉप हो, ठीक है, या फिर कोई आईटी फर्म हो, ठीक है। पैसा हर जगह है, तो थोड़ा सा काम तो करना पड़ेगा इसके ऊपर, और ये डर अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। और इसमें मैं मानता हूँ कि फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल है, कि फैमिली इस माइंडसेट से बाहर निकले कि मेरे को मेरे बच्चे को जॉब ही कराना है। राइट। हाँ, इंडियन पेरेंट्स का है ये डर है उनके अंदर। बहुत सारे फैमिलीज के अंदर ये चीज मैं आज भी देखता हूँ। अगर उनका बच्चा कोई तैयारी कर रहा है और वो नहीं कर पाता है, तो मैं देखता हूँ 2-2 साल घर में बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है वो। और आदमियों के साथ, मर्दों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपका स्टेटस सिंबल ही आपको बताता है कि हाँ, ये बच्चा कुछ लाइफ में बड़ा कर रहा है, और जो नहीं कर रहा वो बैठा हुआ है 2 महीने 3 महीने से। बिल्कुल। और 70% जो लोग हैं, जो डिप्रेशन जो आजकल बहुत फेमस हो गया है, पहले डिप्रेशन कोई जानता भी नहीं था होता क्या है, लेकिन आज की डेट में जो डिप्रेशन है वो एक इतनी बड़ी बीमारी हो गई है, जिसमें मुझे लगता है कि इंडिया का तो 70-80% जो है वो डिप्रेशन में ही है। और खासकर जो आदमी है, मर्द है, क्योंकि उसको सब कुछ करना है, बाहर भी निकलना है, पैसा भी बनाना है। अगर आपने नहीं बनाया, आपने सोसाइटी के अंदर वो चीज अपनी हासिल नहीं की, मकाम हासिल नहीं किया ना, तो आप घर के अंदर ही नहीं, आपको कोई पूछेगा। सोसाइटी की तो बात ही छोड़ो, आपके पेरेंट्स भी कई बार आपको ऐसे ट्रीट करेंगे कि लगेगा कि यार मैं क्या ही कर रहा हूँ, क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे मैं हर उस पेरेंट्स को जो अपने बच्चे को चाहता है कि उसका बच्चा कुछ बड़ा करे ना, आप मौका दो उसे, वो जो करना चाहता है आप करने दो उसे। थोड़ा सा अगर आप उस पर यकीन दिखाओगे, मुझे लगता है कि आपका बेटा या आपका बच्चा या आपकी बेटी बहुत अच्छा कर जाएगी लाइफ। तो थोड़ा यकीन तो आपको अपने बच्चों पे रखना पड़ेगा। बिल्कुल, और कुछ रिस्क तो लेना पड़ता है जिंदगी में, कुछ मकाम हासिल करने के लिए। हम लोग मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे फादर जब कोई वीडियो देखते थे, मुझे बोलते देखो ये कहाँ पहुंच गया, ठीक है। इनसाइड स्टोरी किसी को नहीं पता, वो कैसे पहुंचा वहां, पहुंचा कैसे। बिल्कुल, उसने भी रिस्क लिया, वो अपने घर से निकला, अपनी फैमिली को छोड़ा, मुंबई पहुंचा, रेलवे स्टेशन पे कई रात उसने गुजारे, ठीक है। उसके पास कोई काम नहीं था, ठीक है। कई दोस्तों से उसने बात की, किसी दोस्त ने उसको अपने यहाँ नहीं रुकने दिया, खाने के लिए पैसे नहीं थे उसके पास। मनोज वाजपेयी की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, निकला ना वो, उसने किया ना। आज मनोज वाजपेयी को कौन नहीं जानता, उसने रिस्क लिया, जो उसको करना था उसने किया। तो मैं बस यही चाहता हूँ पेरेंट्स से आजकल कि आप अपने बच्चों पे अगर थोड़ा सा विश्वास दिखाते हो, बच्चे बहुत मोटिवेट होते हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं इस चीज से। उन्हें कुछ नहीं चाहिए कि बाहर का कोई मेरा दोस्त मुझे अच्छा बोले या कोई रिश्तेदार मुझे अच्छा बोले। पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स उनको थोड़ा सपोर्ट कर देना, बच्चे बहुत आगे निकल जाएंगे। ओके। अब आते हैं आपकी जो बचपन की लाइफ होती है। एक होता है कि गवर्नमेंट जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है हर पेरेंट्स को, ऐसा मुझे महसूस होता है कि बहुत प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर कि पेरेंट्स बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब करो। आपके ऊपर भी कुछ ऐसा प्रेशर था? नहीं, कभी नहीं। पेरेंट्स ने नहीं बोला कि गवर्नमेंट जॉब की कभी नहीं, और आया भी नहीं। तो मतलब आपने देखा तो होगा फ्रेंड्स को करते हुए। मैं आपको अपने बचपन में अगर लेकर जाऊं तो मेरा बचपन ना बहुत शरारतों से भरा हुआ था। ओके। मतलब मेरे फैमिली में मेरे पापा और 2 चाचा, सबके एक लड़का एक लड़की, ठीक है, एक भाई बहन। तो मेरी बहन और जो मेरे बीच वाले जो चाचा हैं जो डॉक्टर हैं, उनका बेटा, वो मेरे साथ रहा 10th तक, वो हमारे साथ रहा है। अच्छा। 10th तक वो हमारे साथ ही रहा, हम लोग जहाँ रहते हैं वहीं पे साथ में रहा। तो कभी मेरे को महसूस ही नहीं हुआ कि मेरा कोई भाई नहीं है, मतलब सगा भाई नहीं है, ठीक है। और आज भी हम लोग ऐसे ही रहते हैं। ये मतलब एक कह सकते हो आपकी, ये थोड़े से हमारे संस्कार ऐसे हैं
कि आज भी हम लोग अगर मिलते हैं तो हमारे अंदर ये चीज नहीं लगती कि नहीं हम लोग मतलब सगे नहीं है, बिल्कुल एकदम वैसे के वैसे ही हैं। चाहे उस भाई के साथ मैं रहूं, चाहे अपने उससे भी छोटे भाई के साथ में रहूं। ठीक है। तो उसके साथ में मैंने इतनी बदमाशियां की हैं कि मेरी वजह से वो भी पिटता था घर के अंदर। और जितनी मैं बदमाशियां करता था, देखो आपके बच्चे आपसे उम्मीद कब, आपके पेरेंट्स आपसे उम्मीद कब करते हैं? जब आप पढ़ने में अच्छे हो। बिल्कुल। जब आप पढ़ने में अच्छे नहीं हो तो आपके पेरेंट्स एक समय तक ही उम्मीद करेंगे आपसे। राइट। उन्हें पता चल गया कि मेरा बच्चा तो भाई पास ही हो जाए, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो मैं उसी में से था। ओके। मेरा दिमाग खुराफात में रहता था। ठीक है, किस तरीके से चीजों को तोड़ना है, फोड़ना है, कैसे जोड़ना है। मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। मेरे मामा जी एक यासिका का कैमरा लेकर आए। अच्छा। ठीक है, नया कैमरा था और उनको पता नहीं क्या सूझी, वो अपने साथ में ले जाके हमारे यहाँ घर पे छोड़ दिया उन्होंने। ठीक है, अब मैं और मेरा छोटा भाई हमने उसे उठाया। मैंने देखा यार फोटो कैसे खींचता है ये, क्या है इसके अंदर। अब स्क्रू ड्राइवर वगैरह था घर के अंदर, हमने वो खोला, लेंस वेंस सब बाहर हो गया। ठीक है, अब वो पैक ना हो। तो हमने क्या किया, 4 चीजें निकाल के बाहर रख दी और जैसे वो पैक हो रहा था वैसे उसको पैक करके वो वापस हमने वहीं रख दिया जहाँ पे था वो। अच्छा। अब एक दिन मामा जी उनको किसी फंक्शन में जाना था, उन्होंने कैमरा उठाया, रील लगाई उसके अंदर जो आती थी पहले, रोल 36 इमेजेस वाली। अब उन्होंने फोटो वोटो सब ले लिया। अगले दिन उन्होंने दिया होगा, उसमें कुछ नहीं आया। रील के अंदर कैमरा काम ही ना करे। वो आए घर, उन्होंने मम्मी को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने कैमरा चेक कराया, इसके अंदर के पार्ट्स गायब। अब मम्मी को तो पता है, हर माँ को पता होता है उसके बच्चे के बारे में। तो वो उस समय तो वो चले गए। बाद में फिर हम दोनों की ही क्लास लगी थी, मतलब पिटाई होती थी सीधा। मुंह से बात नहीं, मुंह से कोई बात नहीं होती थी, सीधा पिटाई होती थी और हम डिजर्व भी करते थे पिटाई। अच्छा। मुझे ये नहीं समझ में आता, हम आज अपने बच्चों को बोलते हैं कि हमारे बच्चों को मारो मत, वो बिगड़ जाएंगे, वो फिर सुनेंगे नहीं। तो हम किस कैटेगरी में आते थे? मतलब आज मेरे पेरेंट्स ये चीज रिग्रेट नहीं करते हैं, मारा उन्होंने। हाँ, और हम भी रिग्रेट नहीं करते कि उन्होंने क्यों मारा। नहीं मारा होता तो शायद हम कहीं और होते। अगर हम बिगड़े हुए हैं और आपके बच्चे आपके पेरेंट्स आपको और प्यार दे रहे हैं, और बिगड़ेंगे आप। बिल्कुल नहीं, अक्सर देखा जाता है खुराफाती बच्चे आगे निकल जरूर जाते हैं। अब एग्जाम्पल आप हैं हमारे सामने। हाँ, ये मैं भी बोलता हूँ कि आप मार्क्स के पीछे अगर जितना भागोगे आप, अगर आपको लगता है कि मार्क्स जो है वही आपको एक सोसाइटी में बहुत ऊंचे पद पे लेकर जाएगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। ये सिर्फ आपको एक नौकरी तो दिलवा सकता है, बाकी सब आपकी एबिलिटीज के ऊपर है। और जो बच्चा जितना बदमाश है ना, वो उसके अंदर आप देखो कॉन्फिडेंस उससे ज्यादा होगा। चाहे वो इंटरव्यू देने जा रहा हो, चाहे वो किसी नौकरी में हो, चाहे वो बिजनेस कर रहा हो, अलग ही कॉन्फिडेंस वाला बच्चा होगा वो। तो मुझे लगता है कि बच्चा बदमाश होना ही चाहिए। अगर बच्चे नॉटी नहीं है तो वो लाइफ में कुछ नहीं। जो बच्चे बहुत पढ़ने वाले हैं, जिनको 4-5 साल में चश्मा लग गया, ठीक है, वो बच्चे लाइफ में फिर वो अकाउंटिंग ही करते रह जाएंगे। उनके चेहरे की स्माइल आप बचपन से ही गायब कर रहे हो। मतलब जो उम्र उनके खेलने की, कूदने की, हंसने की है, ठीक है, आप पढ़ाई का इतना प्रेशर उनके ऊपर डाल दो। मैं ये बोलता हूँ कि तुमने अगर 12th भी कर लिया ना, तब भी तुम्हारा लाइफ सिक्योर है। MBA, BBA, ग्रेजुएशन कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर तुमने 12th भी कर लिया और तुम्हारे अंदर अगर स्किल्स है ना, आज की डेट में वो बंदा भी सक्सेसफुल है। बिल्कुल। आप देख लो ना, मोबाइल बेचने वाले सोशल मीडिया के ऊपर जितना नौकरी कर रहे हैं, वही नौकरी करने वाले जा रहे हैं मोबाइल खरीदने के लिए। खरीद रहे हैं, राइट। आपको कितनी रील्स दिखती होंगी डेली की, मोबाइल बेच रहे हैं। हाँ, हजारों। और ऐसा नहीं है कि भीड़ कम है, बिल्कुल नहीं। उनको आईफोन मिल रहा है 25,000 में, 30,000 में, बढ़िया फोन मिल रहा है। और क्या उस पर प्रॉफिट नहीं होगा उनका? बहुत आराम से। मैं तो मानता हूं कि प्रॉफिट कम भी है, लेकिन भीड़ तो ज्यादा है। बिल्कुल। तो भीड़ ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो वैसे ही आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। फुटफॉल जितना ज्यादा है उतनी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। बिल्कुल। तो आज की डेट में जो करना चाहे वो कर सकता है। किसी भी चीज में ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, पैसा सब में। अब आपके हॉबीज पर आते हैं। क्रिकेट भी आपकी एक हॉबी है, ये अभी जिस बात करते पता चला। अब उसके बारे में कुछ बताइए। आपने एक टीम भी शुरू की है। क्रिकेट हर इंडियन जो इंडियंस है, मैंने बहुत कम लोगों के देखा है, हमारे तो ब्लड के अंदर है क्रिकेट। बिल्कुल। और इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुकी है। इंडिया वर्ल्ड कप भी जीत चुकी है। तो मतलब वो जोश ही कुछ और था जिस दिन वो वर्ल्ड कप चल रहा था। तो
बचपन से बहुत क्रिकेट देखा है मैंने, बहुत, और खूब खेला भी है, खेला है। अपने भाई के साथ ही खेला है, और आज भी जो मैं खेलता हूँ भाई के साथ ही खेलता हूँ, मतलब हाँ टीम है बट उसमें मेरा भाई भी है। ओके। और टीम को मैं ही मैनेज करता हूँ, सबसे बड़ी सिरदर्दी है, मुझे लगता है कि अपना काम छोड़ के टीम मैनेज करना सबसे मुश्किल काम है। लेकिन आपके अंदर ये चीज आ चुकी है, मतलब हाँ, अब मैं ये भी मानता हूँ कि कोई और मैनेज भी नहीं कर पाएगा उसे। जिस दिन मैच है आपका और आपके प्लेयर शॉर्ट हो रहे हैं और आपको प्लेयर लेकर आना है, ठीक है, सबसे मुश्किल काम है ये। मिलते ही नहीं खेलने को बुलाना। हाँ बिल्कुल। अब मेरे ग्रुप में 30 लोग हैं, 30 में से 9 लोग बोल रहे हैं कि भाई हम आएंगे, बाकी कोई नहीं बोल रहा आने के लिए। तो 2 प्लेयर शॉर्ट हो गए ना आपके। तो जॉब के चक्कर में, हाँ जॉब के चक्कर में, फैमिली के चक्कर में, बहुत सारी चीजें हो सकती है, किसी भी रीजन से वो नहीं आ पा रहे हैं खेलने के लिए। तो अब उन 2 प्लेयर की जगह किसी और को लेकर आना, ढूंढना, मैंने तो बहुत सारे लोगों से पूछा है जो मेरे आसपास काम करने आते हैं, मैं उनसे भी पूछ लेता हूँ भैया क्रिकेट खेलते हो? अच्छा। जैसे कुरियर वाला आता है हमारे यहाँ कुरियर लेने के लिए, तो मैं बोलता हूँ भैया क्रिकेट खेलते हो? हाँ भैया खेलता हूँ। जेप्टो वाला आता है, खेलते हो भैया? उसके भी नंबर मैंने लेके रखे हुए हैं। हाँ। कल को अगर इमरजेंसी हो जाए उसको डाल दूंगा मैं अपनी टीम में। मेरा मकसद है खिलाना, जो हमने बचपन में नहीं किया। मैं बहुत शौक था किट पहन के, पैड पहन के हम लोग खेलने गए। हमने क्रिकेट बहुत खेला, लेकिन कॉस्को की बॉल से। तो उस समय ना ये चीज अंदर अंदर थी कि यार जब मौका मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं। और वो मौका भी मेरे भाई ने दिलवाया मुझे, मतलब वो खेलता था अपने ऑफिस की टीम की तरफ से। फिर जब उसने बताया कि भाई अभी तो ऐसा ऐसा चल रहा है, हम लोग ऑलरेडी खेल रहे हैं, बनाओ टीम। तो फिर मैंने अपने आसपास जो लोग रहते थे उनसे बात की, ग्रुप बनाया, टीम बनाई, और आज भी मैच है मेरा, तो रात में आज भी जाना है। और ये मैच कहीं देख सकते हैं कोई? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, लाइव जाता है यूट्यूब के ऊपर। ओके, बहुत बढ़िया। नवीन जी, बस आखिरी मेरा सवाल आपसे और होगा कि जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, उनके लिए आपका कोई मैसेज, कि जोश से भरा हुआ एक मैसेज होना चाहिए कि लोग भी ये सोच लें कि बस आज के बाद हम एंटरप्रेन्योरशिप ही करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप पहली बात तो दिल से निकलता है। जिसको करना है वो दिल से निकलता है। बहुत सारे हमारे इंडिया के अंदर लोग ऐसे हैं जो एंटरप्रेन्योर नहीं करना चाहते, जो जॉब ही करना चाहते हैं, तो वो जॉब ही करें। वो चाह के भी एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर पाएंगे, मतलब वो बिजनेस नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम होगी। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अब पता चल रहा है कि हाँ ऐसा भी कुछ है और जहाँ पे हम अच्छा कर सकते हैं। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अपने दिल की सुनो, ठीक है? सोसाइटी की सुनोगे कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये मतलब बहुत पहले से चीजें मैं सुनता आया हूँ, लोग क्या कहेंगे, ठीक है? मैं भी आपसे यही कहूंगा कि जब आप आगे बढ़ जाएंगे ना अपने लाइफ में, तो लोग क्या क्या कहेंगे आपके बारे में, ठीक है? वही लोग जो क्या कहेंगे, वही लोग जब आप आगे बढ़ जाओगे तो क्या क्या कहेंगे आपके बारे में। तो आप ये सोचो कि वो क्या क्या कहेंगे, और ये सोच के आप आगे बढ़ो, आप बहुत आगे जाओगे अपने लाइफ के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो ये थे नवीन मिश्रा सर, और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या स्किल आपके अंदर चाहिए, उन सभी चीजों की जानकारी आपको मिली होगी। और हमारे चैनल पर ही बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, हेल्थ से जुड़े हुए, धर्म से जुड़े हुए, एंटरप्रेन्योर से जुड़े हुए, तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं और कुछ ना कुछ मैसेज और कुछ ना कुछ टिप आप उन वीडियो से जरूर लेकर जाएंगे। तब तक के लिए आप नेशनल खबर देखिए।